अब देखिए, आप बार बार जिक्र करते हैं कि महेश भट्ट ने आपको 28 साल की उम्र में 65 साल के बाप का रोल दे दिया, और जब से वो रोल हुआ है आप जिंदगी में, फिल्मों में सबके बाप बनना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन साहब का एक डायलॉग है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। तो मेरी जवानी किसी ने देखी ही नहीं है। देखिए, भट्ट साहब ने तो जो मुझे रोल दिया 28 साल की उम्र में बुजुर्ग का, अगर वो रोल मैं पहला रोल फिल्म नहीं करता तो मैं आज आपकी अदालत में नहीं बैठा होता। मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा हाथ उस डिसीजन पर था। लोग मुझे बहुत बार बोलते हैं कि आपने कैसे कर लिया 65 साल के बुढ़े का रोल। अरे इतना कमाल का रोल मैं कैसे मना कर देता। और मैं तो एक्टिंग पढ़ के आया था, सीख के आया था, और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। उससे पहले मैं प्लेटफॉर्म पे सोता था, बीच पे सोता था, मेरे पास पैसे नहीं थे, बहुत बेइज्जत महसूस करता था। फिर जब ये फिल्म मिली तो मैं कैसे नहीं करता। फिर उसके बाद मुझे यश चोपड़ा जी ने भी एक बुजुर्ग का रोल दे दिया, वो जो दिलीप कुमार साहब करना चाहते थे। मैंने उस फिल्म में, विजय में, हेमा जी के फादर का रोल किया है, राजेश खन्ना जी के फादर इन लॉ का रोल किया है, ऋषि कपूर और जो मुझसे बड़े थे और अनिल कपूर के ग्रैंडफादर का रोल किया है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं क्यों इनके फादर को देखिए, रोल। फिल्म इंडस्ट्री में लोग जाते हैं, ये सोचते हैं कि बड़ी बड़ी हीरोइंस होंगी, अभिनेत्री होंगी, उनके साथ हम हीरो बनेंगे। आप माधुरी दीक्षित के भी बाप बने हैं, जी आप काजोल के भी बाप बने हैं। जी। आपको सारी हीरोइन बाप बनने के लिए मिली थी। देखिए जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी आशिक को छोड़ देता है, पति को छोड़ देता है, बाप को कभी नहीं छोड़ता है। जिन रोल्स को मैं करता था, दे वर द पिलर्स ऑफ द फिल्म। एक तो तेजाब में माधुरी के साथ बिल्कुल ही अलग था, और राम लखन में बिल्कुल ही अलग तरह का। दोनों में बाप था मैं उसका। आप देखिए ना, वैरायटी कहाँ से कहाँ मिलती है ऐसी। मैं अपनी तारीफ करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू बी सटल अबाउट इट। आई थिंक मेरे जैसे एक्टर बहुत कम आते हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, ये बात मानना पड़ेगी। और ये मैं बिल्कुल एरोगेंटली नहीं कह रहा हूँ। मैं कभी पीछे क्या किया मैं उसको देखता नहीं हूँ, मैं आगे क्या करना मैं उसको देखता हूँ। लेकिन जो पीछे किया है वो बहुत कम लोगों में उसका दम है, और मैं सिर्फ इसलिए कर पाया हूँ क्योंकि मेरे एक्टिंग के टीचर कमाल के थे, और मुझे ज़िंदगी से जुड़ने का हमेशा अच्छा लगता है। मैंने बताया ना कि जैसे अभी ये लोग मेरे लिए सिर्फ दर्शक नहीं हैं, ये इंडिविजुअल्स हैं। इनकी आंखों में जो हंसी है, इनकी आंखों में जो मेरी बातें सुनने का जो जज्बा है, वो रियल है। ऐसा नहीं लगता है कि इनको पैसे दिए हैं और ये आके बैठ गए, इनको बस तालियां मारनी हैं। ये सो मेरी जो ताकत है वो ये लोग हैं। बिकॉज इसीलिए मैं 40 साल से बरकरार हूँ, इसलिए नहीं कि सिर्फ मैं एक्टिंग अच्छा करता रहा हूँ। इनको मेरा जो चरित्र है पर्दे से पहले और पर्दे के बाहर भी अच्छा लगता है। ऐसा है कि नहीं है? एक एक रोल के बारे में हम अगर बात करें, बताइए। राम लखन में जो आपका रोल था वो कैसे कंसीव किया, कहाँ से आइडिया आया? तो मैं और सतीश कौशिक, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, हम लोग जब सेट पे पहुँचे तो सुभाष घई साहब जो हमारे डायरेक्टर थे, राइटर थे, उन्होंने वो उसी समय सीन लिखते थे। उनको एक आइडिया होता था पूरी फिल्म का, तो फिर वो हमको दे दिया उन्होंने। फिल्म अपना उसकी चांदीवली स्टूडियो में उसकी शूटिंग थी, वो अंडे वाला सीन कि सेठ जी, मुझे बड़ा याद आता है कि वो अंडा जो है अनिल कपूर मेरे नीचे रख देता है अपनी सीट पर जिस पे मैं बैठने वाला होता हूँ, और तो वो सतीश ने इम्प्रोवाइज़ किया था कि मैं बोलूँगा सेठ जी, और तू बोल देना, बैठ जाना, और फिर बोल देना ससुरी के सेठ जी की जगह अंडा नहीं बोल सकता था क्या? मगर उसमें पूरे क्लाइमैक्स में बड़ा इंटरेस्टिंग एक किस्सा था। तो पूरी फिल्म में काशीराम जो थे, सतीश कौशिक जो थे, मेरे असिस्टेंट थे, तो मैं ऐसे बोलता था तो वो बड़े खुश होते थे। क्लाइमैक्स में सुभाष घई साहब ने सतीश कौशिक को मुझसे ज़्यादा डायलॉग दे दिए। ये दे दिए डायलॉग कि सुनो जी, 5 बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो सर जॉन को बोलते हैं, रज़ा मुराद साहब को, सतीश कौशिक। तो मेरा अंदर से थोड़ा हर्ट हुआ। मैंने कहा यार, पूरी पिक्चर में मेरा इससे बड़ा रोल था और क्लाइमैक्स में इन्होंने इसको दे दिया ये। पर मैं, ठीक है। सतीश कौशिक जब एक्शन हुआ, उन्होंने बोला स्टार्ट साउंड कैमरा एक्शन, तो मैंने देखा उनको बोलना था
पहली बात तो ये है जी, दूसरी बात तो ये है जी, तीसरी बात तो ये है, चौथी बात है, पांचवी बात ये है। सतीश कौशिक बड़ी आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। पहली बात तो ये है जी, दूसरी बात तो, मैंने कहा काशीराम आगे की बातें मैं बोलूंगा, तीसरी बात ये है, चौथी बात ये है, पांचवी बात ये है। सतीश कौशिक इतना हर्ट होके मुझे शॉट में देख रहा था और कह रहा था कि मैं तेरा खून कर दूंगा ऑलमोस्ट, और उसने सोचा कि सुभाष जी का ही बोलेंगे, नहीं नहीं वन मोर कर भाई, ये सारे डायलॉग सतीश के हैं। मगर सुभाष जी एंड में आए, ये तो तूने बड़ा अच्छा किया, तूने ये सारा सीन ले लिया इसके हाथ से। तो आई थिंक बहुत सारी इम्प्रोवाइजेशन, जैसे डेविड धवन साहब के साथ मैंने जितनी भी फिल्में की हैं, शोला और शबनम की है, हसीना मान जाएगी, बहुत जुड़वा की हैं, मैंने कमाल की फिल्में उनके साथ की हैं। डेविड धवन साहब को सीन का स्ट्रक्चर पता होता है और फिर वो अच्छे अच्छे एक्टर्स को लेकर वो डाल देते हैं, कहते आप करिए। तो जो हसीना मान जाएगी आपने देखी होगी, जब हम पहले दिन आए तो मैंने कहा इसको कैसे अच्छा बनाऊं। एक तो एक्टर्स, अच्छे एक्टर्स की एक पूरी जमात होती थी, गोविंदा, परेश रावल, संजय दत्त, तो मैं अपना कैसे बनाऊं कि, तो मैंने कहा हम एक काम करते हैं कि मैं ऐसे नमस्ते नहीं करूंगा, मैं ऐसे नमस्ते करूंगा, आजा 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 करके था, पता नहीं मैं कैसे करता था। मैं लंदन में एक फिल्म कर रहा था, जुड़वा 2 की शूटिंग होने वाली थी। तो जुड़वा 2 की शूटिंग से पहले मैं एक ब्रिटिश फिल्म कर रहा था, बॉय विद द टॉप नॉट। उसमें वो एक मेरा कैरेक्टर था जिसकी याददाश्त जा रही है। तो मुझे बहुत, जब उसकी एक दिन हमारी रीडिंग थी, नेक्स्ट डे फिर 10 दिन डेविड साहब की जुड़वा 2 की शूटिंग थी, फिर 10 दिन बाद मेरी वो ब्रिटिश फिल्म की शूटिंग थी। तो रीडिंग जब हम कर रहे थे वो ब्रिटिश फिल्म की, बॉय विद द टॉप नॉट की, तो जब रीडिंग ख़त्म हो गई तो मैंने, वो डायरेक्टर थी, उनसे मैंने पूछा, यंग डायरेक्टर थी स्टेफ़ी, मैंने कहा स्टेफ़ी, सो अगर आपको ये कैरेक्टर किसी एक ऐसी विजुअल में बताना तो आप कैसे बताएंगी? तो उन्होंने कहा मिस्टर खेर, जैसे एक सूखा हुआ पत्ता होता है जो ऊपर पेड़ से गिर जाता है सूखा हुआ, उसको ये डर होता है कि कोई पाँव अगर उस पर पड़ गया तो वो कैसे क्रच क्रच करके उसकी आवाज़ आएगी। मैं दंग रह गया कि वाह कितना अच्छा डिस्क्राइब किया इसने कि ये कैरेक्टर मुझे ऐसे करना है। विजुअली इट्स फैंटास्टिक ना, एक पत्ता गिरा हुआ है उसको ये डर है। फिर मैं बाहर आया इसी ट्रांस में और मैंने डेविड धवन को फ़ोन लगाया उसी ट्रांस में। मैंने कहा डेविड कल क्या सीन है? अरे सीन क्या होता है, जो तू बोल देगा सीन है, उसमें क्या होता है, डायलॉग जो बोल देना बोल देंगे, कोई सीन नहीं होता। तो दैट इज द कॉन्फिडेंस ऑफ द डायरेक्टर इन हिज एक्टर्स। डेविड साहब के साथ मैंने शोला और शबनम में काम किया, बहुत, ही इज वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर्स दैट आई हैव वर्कड विद, एंड ही इज कॉल्ड द मनमोहन देसाई ऑफ दिस जनरेशन। 44 सक्सेसफुल फिल्में बना चुके हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं डेविड धवन के साथ। शोला और शबनम में आप श्रीदेवी के दीवाने थे। हाँ, काफी उम्र के होते हुए भी। जी, काफी उम्र का क्या मतलब? फिल्म में श्रीदेवी was one of the finest actresses in the world. In the world. मैंने बहुत बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, बाहर की एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, लेकिन श्रीदेवी was effortless. वो खाना खा रही होती थी, मजाक कर रही होती थी, और फिर सडनली डायरेक्टर बोलते थे शॉट रेडी है, और वो इलेक्ट्रीफाइंग तरीके से, चाहे वो चालबाज हो, चाहे वो चांदनी हो, चाहे वो लम्हे हो, बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो बड़ी जल्दी चली गई मेरे हिसाब से। फेस नहीं, उनका चेहरा नहीं, पूरा स्ट्रक्चर, पूरी एक बॉडी का एक एक पोर एक्टिंग करता था पूरा। बहुत ही। she was a complete actress. She was one of the most amazingly international actresses from India. Amazing. I really miss her. बहुत जल्दी चली गई, वो बहुत काम करती थी और बहुत अच्छी थी, और बहुत उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। इनफैक्ट मुझे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला है। मैंने श्रीदेवी जी से स्पॉन्टेनिटी सीखी है। हम लम्हे में वो जो हमने पैरोडी गाना किया था, वो लंबा सा हमारा जो एक गाना था, उसमें उनके फादर की डेथ हो गई थी श्रीदेवी जी की, तो वो इतनी प्रोफेशनल थी, वो वापस गई, इंडिया आई, फिर वापस आके उन्होंने वो कॉमेडी सीन पहले किया। दैट इज़ द डेडिकेशन दैट शी हैड। अमेजिंग। इवन काजोल, सच ए ब्रिलियंट एक्ट्रेस, सच न, ये दीज आर सम, हमको, और ये इसीलिए इतने सालों तक बरकरार है। आपने तो दिलीप साहब के साथ भी काम किया। दिलीप साहब के साथ मैंने 3-4 फिल्मों में काम किया, 3 फिल्मों में काम किया,
और पहली बार जब मैंने कर्मा में उनके साथ काम किया था, मैं उनको कभी मिला नहीं था। तो जब दिलीप साहब आए, मैं डॉक्टर डैंग बना हुआ था दाढ़ी वाड़ी लगा के सुबह 7 बजे, तो वो 11 बजे आए अपनी मर्सिडीज़ से, वाइट मर्सिडीज़ से वाइट शर्ट पहन के उतरे। तो मैं उनको देखता रहा और मैंने सोचा वाह, यही तो इंसान है, इसकी वजह से मैं एक्टर बना हूँ। मधुमती, राम और श्याम, गोपी, देवदास, ये सब फिल्में देखी हैं मैंने गोपी फिल्म की टिकटें ब्लैक में खरीदने के लिए अपना नाक ऑलमोस्ट तोड़वा लिया था। तो मैं उनको देखता जा रहा था और मैं उनके हाथ ऐसे हैं, उनका ऐसा चेहरा है। तो सुभाष घई मुझे कॉर्नर में लेकर बोले, तू जिस प्यार से इनको देख रहा है, तू मुझे मरवाएगा, तो मेरी फिल्म का विलन है, इनको ऐसे प्यार से मत देख। मैंने कहा जी, अनुपम खेर दिलीप साहब से प्यार करता है, डॉक्टर डैंग राणा विश्व प्रताप से प्यार नहीं करता है। बट और वो जो थप्पड़ का सीन है वो तो ऐतिहासिक है। हाँ, और मेरे से गलती क्या हो गई, मैंने उनसे कहा कि मैं उनको इम्प्रेस करने के चक्कर में मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे असली में थप्पड़ मार देना। तो मुझे बोले, बेटा पठान का हाथ है, बेहोश हो जाएगा। एंड बट जब उन्होंने वो सीन देखा, जब मैंने डायलॉग किया, तो उन्होंने सुभाष घई साहब से कहा कि लाले बड़ा डेंजरस एक्टर आया, ही विल गो फार। तो मुझे लगा कि अब तो दिलीप साहब ने मुझे एंडोर्स कर दिया, अब दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती। आपको एक किस्सा बताता हूँ, मुझे बड़ी भूख लगती थी, मुझे 1:30 बजे मेरे को खाना चाहिए ही चाहिए, लंच वाला। 2:30 बज गए थे और खाना आ नहीं रहा था। और आई थिंक दिलीप साहब को पता लग गया कि मुझे भूख लगी है, तो वो मुझे चिढ़ाने के लिए उन्होंने कहा कि आपको पता है अनुपम जी, हमारे फादर जो थे वो फल बेचते थे। तो मैंने तो फल सुना तो मेरे को और भूख लगने लगी। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, जैसे वो ये लाल सेब है, अब ये पुख्ता सेब है, इसमें बहुत जूस है, तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको, ये हाथ में कुछ नहीं है और मुझे पूरा सेब दिखाई दे रहा है, और मैंने इसको लिया और मैंने उसको चखा, और जूस जो है वो अंदर जा रहा है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में ऐसा होता है कि जब दूसरा आप चखते हैं, दूसरा लेते हैं, तो उसका उतना मज़ा नहीं आता है। तो कहते हैं अब मैंने दूसरा लिया, अब दूसरे में उतना मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं, उतना ही मज़ा आ रहा है मुझे, आप ये मुझे बंद करो प्लीज़। आई एम ए रिच मैन बिकॉज आई हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल्स इन द वर्ल्ड। वो हर इंसान से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है। अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे पहली फिल्म में आखिरी रास्ता में बताया था कि मैं नया नया एक्टर बना था, मेरा दिमाग थोड़ा सा ख़राब हो गया था। तो मैंने मद्रास में, चेन्नई में शूटिंग पे मैं गया था, तो मैंने अपने प्रोडक्शन वाले को बुला, मैंने कहा मेरे एसी नहीं चल रहा, मेरे कमरे का, मेरे मेकअप रूम का एसी कहाँ है, एसी कहाँ, और मेरा सीन किसके साथ है? बोला जी अमिताभ बच्चन साहब के साथ है। तो अमिताभ बच्चन साहब के साथ, वो तो हाँ जी, वो तो 9 बजे आ गए थे, आप 10 बजे आए। मैंने कहा ओके, मुझे मत सिखाओ प्रोफेशनलिज्म, मुझे पता है कहाँ है। तो मैंने देखा अमिताभ बच्चन साहब साइड में दाढ़ी, मूछ, विग, पैंट, शर्ट, कंबल ओढ़ के बैठे हैं, किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा नमस्ते सर। कहते हाँ आइए आइए, बैठिए बैठिए। तो मैंने कहा सर, इतनी गर्मी है और आपने ये दाढ़ी, मूछ, विग, पैंट, शर्ट, कंबल ओढ़ रखा है, इस गर्मी में आपको गर्मी नहीं लगती? तो मुझे बोले, अनुपम गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। उसके बाद मैंने आज तक कभी एसी या पंखे को लेकर कभी हंगामा नहीं किया, मैंने मांगा ही नहीं। इफ यू कीप योर आईज ओपन, देयर इज अ लेसन इन मीटिंग एवरीबडी। आपसे मैंने कितना प्रोफेशनलिज्म सीखा। आप ऊपर मेरे को बता रहे थे यार, आप 32 साल से, आई डोंट नो आपने कितने, 500 से ज़्यादा कितने एपिसोड कर लिए हैं। यू आर a epitome of professionalism, of sincerity, and an inspiration to learn so much from you, Rajat ji. वेरी काइंड। ये बात सच है कि आज भी 32 साल हो गए आपकी अदालत के हर शो से पहले मुझे डर लग रहा होता है, और जब ये कान में सुनाई देता है 10 seconds to go, तो और भी घबराहट हो रही होती है। लेकिन शुरू होने के बाद में फिर फिर एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। That's right. But what I'm trying to say कि आप जिंदगी के हर कदम पर हालात, इंसान आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं।
पर आपको सीखने वाला बनना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बता दो सही। एक और सवाल पब्लिक में से ले सकते हैं। सर मेरा सवाल ये है कि किस हीरोइन का बाप बन के आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आया? अब आप मज़े की डेफिनेशन बताइए आप पहले। ये क्या बात है? आपकी फेवरेट हीरोइन कौन? जैकलीन फर्नांडिस। अब जिस हिसाब से आप अपनी फेवरेट हीरोइन की बात कर रहे हैं, उस हिसाब से मैं हीरोइन को नहीं देखता हूं। कोई ऐसा भी रोल होगा जो आपको लगा होगा कि हाँ भाई ये रोल तो कर लिया मैंने, लेकिन बाद में आपको लगा कि नहीं ये नहीं, बहुत सारे ऐसे रोल हैं जी। एक दिल का डॉक्टर करके मैंने एक फिल्म की थी, मैं देखता हूं तो घबरा जाता हूं। अच्छा, जो किरण जी हैं मेरी वाइफ, वो मेरे साथ फिल्म देखने जाती हैं हाथ में बाजू डाल के, तो अगर मैंने बुरी एक्टिंग की है तो वो थोड़ी देर बाद वो हाथ जो निकल जाता था। फिर अगर और बुरी एक्टिंग की थी तो सडनली वो मुझसे दूर होके बैठ जाती थी। और बुरी एक्टिंग की तो वो मेरी चूंटी काटती थी कि तुम क्यों मुझे बेइज्जती करवा रहे हैं। एक फिल्म थी निगाहें जो थी वो नगीना के बाद आई थी, हरमेश मल्होत्रा जी की। उसमें थे वो अपना अमरीश जी ने उसमें सपेरे का रोल किया था। तो नगीना में सपेरे अमरीश पुरी जी के कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। तो जब निगाहें पार्ट 2 नगीना थी, वो जब बनने लगी तो हरमेश मल्होत्रा जी ने मुझे उनके रोल में लिया। तो मेरे जहन में आ गया कि अब मैं ऐसा रोल करूंगा कि लोग अमरीश जी को भूल जाएंगे। तो मैंने हर सीन में जान डाल दी, ऐसा ज़बरदस्त धमाकेदार सीन किया, ज़ोर ज़ोर से बोला। जब डबिंग हो रही थी उस फिल्म की, पिक्चर के बाद डबिंग होती है जिसमें आप अपनी फिल्म देखते हैं, आवाज़ दोबारा डालते हैं, तो मैंने सोचा कुछ मैंने ज़्यादा कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुरी एक्टिंग कर दी। मगर रिलीज़ से 5 दिन पहले पूरन चंद्र राव जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर थे, उन्होंने मुझे ब्लू लेबल की एक विस्की भेजी। मैंने ज़िंदगी में कभी ब्लू लेबल पी नहीं थी, और उसमें लिखा था व्हाट ए ग्रेट परफॉर्मेंस इन निगाहें। मैंने कहा यार मुझे अपना अवलोकन करना ही नहीं आता, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अच्छी एक्टिंग कर रहा हूँ या बुरी एक्टिंग कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को बुरा कहा। पूरन चंद्र राव जी ने, डिस्ट्रीब्यूटर ने मेरे को बोतल भेजी है ब्लू लेबल की। मैंने यश चोपड़ा जी, उनकी वाइफ रेखा जी के साथ मैं काम कर रहा था, उनको, किरण जी और 2-3 लोगों को बुला लिया कि हम रिलीज़ होने से पहले फिल्म देखते हैं। फिल्म शुरू हो गई, किरण जी ऐसे मेरे साथ गले लगा के हाथ डाल के गई। पिक्चर शुरू हो गई, एक रील के बाद पैम जी थोड़ा खांसने लगी। दूसरी रील में जब मैंने मेरा दूसरा सीन देखा तो पैम जी कहती है डार्लिंग मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है। तीसरी रील में यश जी कहते हैं कितनी और बची है। और चौथी रील में मुझे लगा कि हे भगवान यहाँ भूचाल आ जाए, सांप आ जाए, कोई ऐसा वो उसको हार्ट अटैक हो जाए जो बेचारा पीछे पिक्चर चला रहा है, क्योंकि इतनी बुरी एक्टिंग मैंने की थी। और किरण जी उठ के चली गई। तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें मैंने अच्छा काम नहीं किया। मगर वर्क इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन द क्वालिटी ऑफ वर्क समटाइम। रोज सुबह निकलना चाहिए, क्योंकि काम से ही काम मिलता है, कोई काम नहीं होता, ऐसा कोई दुनिया में नहीं। नहीं, और हमारी दुआ है कि ये सिलसिला आपकी ज़िंदगी में हमेशा चलता रहे, हमेशा इस तरह एंटरटेन करते रहे। लेकिन मेरे पास अभी इल्ज़ाम बाकी हैं।